हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। वो क्या कर रहे थे? लाइटनिंग के फेनोमेना को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, शायद आपको याद होगा। तो वही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसके अंदर लो प्रेशर लिया था और हाई पोटेंशियल डिफरेंस लिया था, और उसमें कोई भी गैस ले लो, चाहे तुम हाइड्रोजन ले लो, चाहे तुम हीलियम ले लो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था अलग अलग गैस लेकर। तो वहां पर फिर उन्होंने क्या किया था, जैसे देखा कि वहां पर एक ZNS की स्क्रीन लगाई थी, वो ग्लो कर रही थी, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव होती है। तो ZNS की स्क्रीन ग्लो क्यों कर रही थी? क्योंकि वहां पे कोई लाइट आ रही थी, रेज आ रही थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड रे बोलते हैं। और कैथोड रे किससे बनी होती है? मिलकर पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो कैथोड रे जिस पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो एक बच्चे ने डिफरेंस पूछा, सर कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या होगा? तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे देखो, उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया और आगे बढ़ाया। तो उन्होंने कैथोड रे की डिस्कवरी की। फिर कैथोड रे बाद उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, जिससे रेज डेविएट हो गई थी। मतलब उस रेज में क्या है? पार्टिकल्स है, और उस पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रखा था। अब उस पार्टिकल में चार्ज कौन सा था? निगेटिव चार्ज था, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू किसने निकाली थी? वो मिल्कन ने निकाली थी। कैसे? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। फिर हमने क्या, जे थॉमसन जी ने क्या किया था? E/m यानी स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की थी, चार्ज बाय मास रेशियो। तो वो वैल्यू डिस्कस की हम लोगों ने। तो चार्ज पता था, तो वहां से क्या हो गया? E/m का रेशियो पता था, तो वहां से क्या किया? उन्होंने मास की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो वहां से इलेक्ट्रॉन का मास आ गया था। और एक इंपॉर्टेंट बात, वहां पर E/m की वैल्यू क्या थी? कांस्टेंट थी। याद आया आप लोगों को? ठीक है। और यहां पर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में भी सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन यहां पर E/m की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगी। तो वहां पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में E/m की वैल्यू कांस्टेंट थी, और वो किस पे डिपेंड कर रही थी? किसी पर भी नहीं। ना नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही थी, ना ही कैथोड मटेरियल पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन की जैसे डिस्कवरी हुई तो डाल्टन्स की थ्योरी फेल हो गई थी, है ना। फिर उसके बाद क्या किया? जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, तो उन्होंने अपना एक मॉडल दे दिया, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? देखा कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, और निगेटिव चार्ज की डिस्कवरी जे थॉमसन जी ने कर ली थी। तो फिर क्या किया कि उन्होंने बोला कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है, तभी तो ओवरऑल न्यूट्रल होगा। तो उन्होंने अपना एक मॉडल दे दिया, और उस मॉडल को के ड्रॉबैक क्या क्या थे वो मैंने डिस्कस किए थे। तो मेन ड्रॉबैक क्या था कि जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन जब अपना मॉडल दिया था तब कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। वो एक थ्योरेटिकल मॉडल था। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जे थॉमसन की थ्योरी फेल होने का, ठीक है। तो जे थॉमसन का मॉडल फेल हुआ जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया। अब रदरफोर्ड भी क्या कर रहे थे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या होता है? कुछ रेडिएशन निकलती है, हार्मफुल रेडिएशन, उसी को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो उससे डिस्कवरी किसकी हो गई? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के सम को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, वो भी पढ़ा हम लोगों ने। रदरफोर्ड के भी ड्रॉबैक डिस्कस किए हम लोगों ने, कि वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को मेनली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। अब उन्होंने बोला जो पॉजिटिव चार्ज है, अभी तक पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी नहीं हुई है। रदरफोर्ड ने बोला जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां है? सारा का सारा एटम के सेंटर में है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर। तो अब बच्चों देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर आप तुम गूगल में सर्च करोगे तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या शो करेगा? रदरफोर्ड शो करेगा। रदरफोर्ड ने, अब जबकि एनसीईआरटी देखोगे तो क्या होगा? गोल्डस्टीन लिखा होगा।
तो अब क्या सही होगा? तो जो एनसीईआरटी में लिखा है वो सही है, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज का नाम, उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज जो है प्रोटॉन वो सेंटर में है, बट अभी भी उसकी डिस्कवरी हुई नहीं थी। डिस्कवरी किसने की थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने। नाम भले उन्होंने दिया था रदरफोर्ड ने, लेकिन डिस्कवरी इन्होंने की थी। ठीक है, तो देखो तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था? तो प्रोटॉन की डिस्कवरी देखो सेम जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी वैसे ही देखो मैंने बना दिया, क्योंकि ये जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके देख रहे थे। तो जे थॉमसन जी ने क्या किया था? जैसा एक्सपेरिमेंट किया था देखो सेम वैसे बनाते हैं हम लोग। ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अब देखो इसको बैटरी के निगेटिव पार्ट से कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस वाला है तो इसको हम लोग बोलेंगे एनोड है, और इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दोगे तो ये कैथोड हो गया। ये हो गया हाई पोटेंशियल डिफरेंस। फिर इन्होंने यहां पे क्या किया था? ये वैक्यूम हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और हम लोगों ने यहां पर क्या लिया था वो भी शायद आपको याद होगा कि लो प्रेशर लिया था, और यहां पर क्या लिया था? हाइड्रोजन गैस ली थी हम लोगों ने। ठीक है, अब देखो जे थॉमसन जी वो गोल्डस्टीन क्या कर रहे थे? वो जे थॉमसन के सेम एक्सपेरिमेंट जो था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी को फिर से करके देख रहे थे। ठीक है, अब देखो उन्होंने बस चेंज क्या किया? जे थॉमसन जी ने क्या किया था? एनोड को परफोरेटेड एनोड लिया था, मतलब यहां पर होल कर दिया था। याद है? अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा, अगर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और इस लेक्चर को वॉच कर लेना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इंपॉर्टेंट का बस स्टोरी टाइप का था, आपको बस समझना है। ठीक है, ये बाकी एग्जाम में नहीं पूछा जाता इतना। अब देखो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एनोड परफोरेटेड ले लिया, अब कैथोड परफोरेटेड ले लिया, कैथोड में भी होल कर दिया उन्होंने। इलेक्ट्रोड में होल कर दोगे उसको बोलते परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड एनोड। ठीक है, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब देखो जे थॉमसन ने क्या किया था? यहां पर ZNS की स्क्रीन लगा दी थी, याद होगा आप लोगों को एक्सपेरिमेंट वो वाला। तो ये जो स्क्रीन थी किसकी थी? ZNS की थी। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कैथोड के पीछे भी क्या लगा दी? स्क्रीन लगा दी। किस क्या लगा दी? ZNS की स्क्रीन लगा दी। तो इन्होंने यहां पे भी क्या किया? ZNS की क्या लगा दी? स्क्रीन लगा दी। ठीक है, अब देखो जे थॉमसन ने क्या देखा था कि यहां पर क्या कर रहा था? ग्लो कर रहा था, जिससे उनको समझ में आया कि यहां पे कोई रेज आ रही है जिसका नाम क्या है? कैथोड रे है। तो इन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि यहां पर ही ग्लो कर रहा है, इसका मतलब यहां पे कोई रेज आ रही है जिसको उन्होंने कैथोड रे बोला। फिर उन्होंने यहां पे एक व्हील रख दिया, व्हील रोटेट करने लगा, इसका मतलब उस रेज में क्या है? पार्टिकल्स है। तो जे थॉमसन जी ने सही बोला, इनको लगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? फिर इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो ये जो कैथोड से जो रेज निकल रही थी, कैथोड रे बोलते हैं, वो क्या हो रही? पॉजिटिव चार्ज की ओर डेविएट कर गई, इसका मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज था। जे थॉमसन जी ने भी सही बताया था। सेम वही चीज उन्होंने ऑब्जर्व की जो जे थॉमसन जी ने बताई थी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि अगर उस पर निगेटिव चार्ज है, फिर उन्होंने क्या किया? E/m का रेशियो निकाला उसका, वो भी सही था, सब कुछ सेम था। तो जे थॉमसन जी ने जो किया था सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट, गोल्डस्टीन ने भी सेम वही किया। अब इन्होंने जब यहां पर भी देखा, यहां पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज देखी। एक्स्ट्रा क्या देखा? उन्होंने देखा कि ये वाला पार्ट भी ग्लो कर रहा है, ये वाला पार्ट। अब देखा कि ये क्या हो रहा है, यहां पे ग्लो क्यों कर रहा है, जबकि जे थॉमसन ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था, जबकि इन्होंने तो ऐसा ऑब्जर्व किया। तो एक्चुअल में जे थॉमसन क्यों नहीं बता पाए थे? क्योंकि वो देख ही नहीं पाए थे। क्यों नहीं देख पाए थे? क्योंकि उन्होंने कैथोड मटेरियल तो चेंज किया था, बट उन्होंने परफोरेटेड कैथोड नहीं लिया था, उन्होंने यहां पे कैथोड में होल नहीं किया था। तो इन्होंने क्या किया? कैथोड में भी होल कर दिया, और यहां पर भी क्या ले ली? ZNS की स्क्रीन ले ली, जबकि जे थॉमसन ने नहीं ली थी। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिया था, इसलिए उनको ऐसा कुछ ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। जबकि इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने एक ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया कि ये भी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कि यहां पर भी कोई रेज आ रही है, और इस रेज का नाम क्या रखा उन्होंने? एनोड रे। मतलब जो एनोड से कैथोड साइड में आ रही, यहां पर कैसे आएगी? मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एनोड से कैथोड डायरेक्शन होगी, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रखा? इसको बोला ये एनोड रेज है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कैथोड रे कहां से निकलती है? कैथोड से निकलती है, जबकि एनोड रे एनोड से नहीं निकलती है। मेरी बात समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैथोड रे तो कैथोड से निकलती है, कैथोड रे कैथोड से निकलती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? कैथोड टू एनोड, तभी तो ग्लो करेगा। और एनोड रे एनोड से नहीं निकलती है, जबकि इसकी डायरेक्शन तो यही होती है, एनोड टू कैथोड। अब एनोड रे एनोड से नहीं निकलती है तो कहां से निकलती है? क्वेश्चन ये देखो, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने क्या किया, उस रेस का नाम क्या रखा? एनोड रे रखा। अब उन्होंने क्या किया, यहां पर अब एनोड रे मतलब यहां से ऐसे आ रही है, ध्यान से देखते जाओ। उन्होंने क्या किया, रास्ते में एक व्हील रखा। ठीक है, जैसे यहां पर रास्ते में क्या रखा, ध्यान से देखो, सेम वही एक्सपेरिमेंट जो किया हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, सेम वही उन्होंने देखो वही चीजें की। तो उन्होंने जे थॉमसन जी ने व्हील रखा था यहां पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ने, तो उन्होंने यहां पर एक व्हील रखा। तो जैसे यहां पे व्हील रखा तो व्हील पे जैसे ही रेस पड़ी, व्हील क्या होने लगा? रोटेट करने लगा। इसका मतलब इस रेस में क्या है? पार्टिकल्स है। ठीक है, अब पार्टिकल से तो कोई ना कोई चार्ज भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे यहां पर निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो जैसे एनोड रे देखो ऐसे आ रही है रेस, उन्होंने जैसे निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये रेस क्या हो गई? इधर डेविएट करने लगी। इसका मतलब इस रेस में जो पार्टिकल्स हैं उसमें चार्ज कौन सा है? उसमें चार्ज कौन सा है? इस रेस में जो पार्टिकल है उसमें चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और उस पार्टिकल का नाम क्या हुआ? प्रोटॉन्स। एक्चुअली प्रोटॉन्स नाम रदरफोर्ड ने पहले ही दे दिया था। ठीक है, अब यहां पर जो डिस्कवरी हुई, अब पता चला कि वो पॉजिटिव चार्ज क्या है? वो एनोड रे में होता है, जिसको उन्होंने क्या बोला कि वो प्रोटॉन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एनोड रे तो एनोड से नहीं निकलती है। अब देखो, अब ये एनोड रे मैं बोला एनोड से नहीं निकल रही है, तो बच्चों देखो कहां से निकल रही है मैं बताता हूं आप लोगों को। मैं इस पार्ट को रफ कर दूं, जब पूरी स्टोरी टाइप की, ठीक है ना, बस सुनते रहो आप लोग ध्यान से, बाकी ज्यादा कुछ ये इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। देखो नेक्स्ट, तो उन्होंने देखा कि एनोड से कैथोड डायरेक्शन में एक रेस जा रही है, तभी तो यहां पर ग्लो कर रहा है। इसका मतलब उन्होंने उसका नाम दिया वो एनोड रे है। और एनोड रे में जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल क्या बोला कि वो प्रोटॉन्स है। ठीक है, अब उन्होंने देखो क्या किया, अब उन्होंने यहां पर देखो फिर देखो एक ऑब्जर्व किया। उन्होंने यहां पर देखो, अच्छा मैं बता देता हूं एनोड रे एक्चुअल में क्या होती है। तो कैथोड रे क्या होती है? कैथोड से निकलती है। तो एक रे से जो ऐसे निकल रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है, ध्यान से देखो, ये ब्लू वाली कैथोड रे है और ब्लैक वाली एनोड रे है। तो कैथोड रे जैसे जाती है, तो कैथोड रे में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब कैथोड रे जैसे ही हाइड्रोजन पे पड़ेगी, अब कैथोड रे भी क्या एक एनर्जी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखो ऐसा होगा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, गैस। अब जैसे यहां पर क्या होगा, कैथोड रे पड़ेगी, वैसे क्या होगा, हाइड्रोजन में जो बॉन्ड बना हुआ है, कैथोड रे एक्चुअल में एनर्जी है, और एनर्जी जैसे ही दोगे, याद करो बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, तो जैसे आप एनर्जी दोगे तो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन में जो बॉन्ड बना हुआ है वो क्या होगा, टूट जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा। तो कैथोड रे जैसे पड़ी उसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, फिर कैथोड रे और पड़ी, मतलब उसको बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी मिल गई, तो बॉन्ड टूट भी जाएगा, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे अब इससे भी क्या होगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी एटम है या फिर किसी कोई भी बॉन्ड बना है तो उसको एनर्जी दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, वो एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो। थोड़ी और एनर्जी दोगे तो क्या होगा, एटम में अगर है तो एटम बन गया, अब एटम में एनर्जी और देते जा रहे हो तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी, और जैसे आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे। याद है आप लोगों को? यानी और क्या, तो एनर्जी पड़ी इस पे ऊपर, तो H2 से H गैस बना, फिर H गैस से क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा। याद करो, तो इस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एक्चुअल में दो पार्ट में टूट गई, किसमें, H+ में और प्लस इलेक्ट्रॉन में। मतलब ये हाइड्रोजन गैस नहीं रही, यहां पे क्या बचा,
यहां पे H प्लस बचा और ये इलेक्ट्रॉन बचा। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां? पॉजिटिव साइड में। अब ये पॉजिटिव साइड है, देखो ये वाला साइड कौन सा है? ये पॉजिटिव साइड है, तो इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस इलेक्ट्रॉन में कोई डिफरेंस रहा ही नहीं। ठीक है? जबकि यहां अब प्लस चार्ज कहां मूव करेगा? जहां माइनस चार्ज होगा। तो यहां देखो ये वाला माइनस चार्ज है, तो यानी ये वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है, तो ये माइनस इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक्चुअल में एनोड रे क्या है? एनोड रे हॉट आयनाइज गैस होती है, यानी जो गैस आयनाइज हो गई है वही इधर फ्लो करेगा। देखो अब जैसे इधर मूव करेगा क्योंकि अट्रैक्शन होगा, और जैसे ही इधर जा रहा होगा वैसे ही देखो क्या होगा, इस होल से पास कर जाएगा, और क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, और जैसे होल से पास करेगा तो यहां डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जेड स्क्रीन क्या होती है? लाइट सेंसिटिव होती है, तो जैसे यहां पड़ेगा ग्लो करने लगेगा। तो एक्चुअल में समझ में आ रही है आपको बातें कि एनोड रे क्या होती है? एनोड रे एनोड से नहीं निकलती है। एनोड रे क्या होती है? गैस का जो आयनाइज आयन होता है वही एनोड रे होता है। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। तो बच्चों यहां से निकला, जैसे यहां पर पहुंचा, इसका मतलब एनोड रे ये वाली है। तो उन्होंने देखो फिर क्या किया, तो उन्होंने पता चल गया कि क्या हुआ, एनोड रो में जो पार्टिकल्स है वो प्रोटॉन्स है। फिर उन्होंने क्या किया, सेम वही निकाला, स्पेसिफिक चार्ज, जैसा कि जे थॉमसन जी ने निकाला था। स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज बाई मास रेशियो। ठीक है? अब देखो बच्चों ये वाली वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। याद करो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये वाली वैल्यू कांस्टेंट थी, जबकि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में ये वाली वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। तो ये वाली वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। अब नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करती है? देखो मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि अगर तुम यहां पर गैस चेंज करोगे तो क्या होगा, आयंस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एनोड रे क्या है? एनोड रे एक्चुअल में जो गैस आयनाइज हो रही है वही वाला आयन है। अगर आपने यहां हाइड्रोजन गैस लिया तो आयन यहां पर क्या होगा? H प्लस आयन होगा। अगर आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस नहीं लिया, मान लो आपने हीलियम गैस लिया, तो हीलियम गैस लोगे तो क्या हो गया? अगर तुम हीलियम गैस लोगे तो इसको क्या होगा, जैसे कैथोड रे मतलब एनर्जी पड़ेगी, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई बॉन्ड बना ही नहीं है, तो बॉन्ड तो नहीं टूटेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ना, यानी ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो यहां पर और एनर्जी दोगे तो इससे दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दोनों बाहर आ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना? बट हम लोगों ने हाइड्रोजन लिया है, तो अगर तुमने यहाँ गैस चेंज की, हाइड्रोजन की जगह हीलियम लिया, तो यहाँ पर He प्लस आयन उधर मूव करेगा। लिथियम लोगे तो Li प्लस आयन उधर मूव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना? तो इसलिए अगर तुमने हाइड्रोजन लोगे तो आयंस चेंज हो गया, हीलियम लोगे तो आयंस और चेंज हो जाएगा, लिथियम लोगे तो फिर चेंज हो जाएगा। तो ये जो आयंस है, एनोड रे हर बार चेंज हो रही है। कैसे, किस पे डिपेंड कर रही है? गैस पे डिपेंड कर रही है। अगर तुम गैस चेंज करोगे तो आयन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो चार्ज बाई मास रेशियो यानी स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू वो क्या होगी? कांस्टेंट नहीं होती। किस पे डिपेंड करती है? एनोड रे की जो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू होती है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। ठीक है? तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक जो पॉइंट जो पढ़ा भी हम लोगों ने वो यही वाला पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखो आपसे पूछा जाएगा, तो ये हर गैस के लिए अलग अलग होता है चार्ज बाई मास रेशियो एनोड रे का। ठीक है? अब किसके लिए मैक्सिमम होता है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम किसके लिए होता है? फॉर हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है? क्योंकि चार्ज बाई मास रेशियो किसके लिए ज्यादा होगा? जिसके लिए क्या होगा, मास की वैल्यू कम होगी, और हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है। तो हाइड्रोजन का मास सबसे कम होगा तो चार्ज बाई मास रेशियो क्या होगा? हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो फिर ठीक है, मैं रफ कर दूं इस पार्ट को। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि एनोड रे क्या होती है। एनोड रे एनोड से नहीं निकलती है, जबकि कैथोड रे कैथोड से निकलती है। इस कैथोड रे में E/m की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जबकि एनोड रे में E/m की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, हाँ
तो यहां तक क्लियर हो गया, हम लोगों ने चार्ज बाई मास रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब उस पार्टिकल को हम लोगों ने क्या बोला था, प्रोटॉन्स बोला था। ठीक है, तो यहां अब देखो प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है प्रोटॉन पर भी चार्ज क्या होता है, सेम होता है। प्रोटॉन को ऐसे करके दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाते हैं, मैं दिखा देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन को माइनस करके दिखाते हैं, जबकि प्रोटॉन को प्लस करके दिखाते हैं, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। किसने निकाला था, मिल्कन ने निकाला था। कैसे निकाला था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला था। तो यहां पर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, जबकि इसमें भी सेम चार्ज होता है, और यहां पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो रदरफोर्ड ने बोला कि प्रोटॉन की डिस्कवरी तो नहीं की, बट ये बता दिया कि प्रोटॉन कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है, एटम के सेंटर में। और डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन ने। ठीक है ना, कैसे की, वो भी बस वो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए वही एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे थे, बट उन्होंने दो चीजों को में डिफरेंस कर दिया। उन्होंने एनोड परफोरेटेड लिया था जे थॉमसन जी ने, इन्होंने कैथोड भी परफोरेटेड ले लिया। इन्होंने यहां पे सिर्फ जेड स्क्रीन लगाई थी, उन्होंने यहां पर भी लगा दी। तो ये अगर जे थॉमसन जी भी करते तो उनको भी ऑब्जर्व हो जाता, बट वो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं था, उन्होंने ये दो चेंज नहीं किए थे, जिससे उनको ये चीजें ऑब्जर्व नहीं हुई थी। ठीक है, तो ऑब्जर्व किसने की, गोल्डस्टीन ने, जिससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। अब प्रोटॉन का मास कितना होता है, अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन का जो मास होता है कितना होता है, अगर चार्ज बाई मास रेशियो आ गया है तो चार्ज की वैल्यू मुझे पता है, तो वहां से हम लोग मास कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि वैल्यू कितनी आती है, 1.672 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है ना, -27 kg। अगर मैं ग्राम में बात करूं तो ग्राम में क्या होगा, 1.672 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम हो गया। ठीक है, तो आप लोग बच्चों जल्दी से इसको नोट करो। यहां पर E/m की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। अब देखो बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं। ठीक है, आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जब यहां पर उन्होंने क्या किया था, एक व्हील लगा, अगर तुम मान लो यहां पर एक व्हील लगाओगे तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, एक्चुअल में यहां पर दोनों रेज निकल रही है, एक कैथोड रे भी निकल रही है, एनोड रे भी निकल रही है। तो कैथोड रे क्या होगी, कैथोड से एनोड डायरेक्शन में जा रही है, जबकि एनोड रे क्या होगी, वो एनोड से कैथोड डायरेक्शन में जा रही है, एनोड से नहीं निकल रही है, एनोड से कैथोड डायरेक्शन में जा रही है। अब एनोड रे क्या है, वो आयनाइज गैस आयन है। ठीक है, तो अगर तुमने यहां पर कोई एक व्हील लगा दिया ऐसे करके, तो बताओ बच्चों किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो बच्चों देखो यहां पर, अब यहां पर जो कैथोड रे भी ऐसे आ रही है और एनोड रे ऐसे जा रही है। तो देखो मैं यहां आपको बना के समझा देता हूं। तो यहां पर देखो ऐसे मैंने लाइट व्हील रखा है, यहां पर ध्यान से देखना। अब इस डायरेक्शन में कैथोड रे है और इस डायरेक्शन में क्या आ रही है, एनोड रे आ रही है। अब कैथोड रे तो कैथोड से निकलती है, जबकि एनोड रे एनोड से नहीं निकलती है, वो क्या होती है, आयनाइज गैस आयन होता है। तो अब बताओ व्हील किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स बोलते हैं। और मैं बात करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो इसका मास कम है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका मास कम होता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब वेलोसिटी ज्यादा होगी मतलब ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा व्हील, ना कि उस डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अदरवाइज इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और बच्चों ये इन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये। जेईई नीट में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि E/m का रेशियो, इनका यूज होता है क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना सीखा आपने, है ना, प्रोटॉन का चार्ज निकाला, मास निकाला, तो ये चार्ज और मास का यूज क्वेश्चंस में होगा आगे चल के, ठीक है। और E/m का रेशियो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या था, कांस्टेंट था, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन मतलब एनोड रे में कांस्टेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है कांस्टेंट, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू। तो ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, स्पेसिफिक चार्ज वाला, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, जल्दी से इसको नोट कर लो।
तो बच्चों देखो, हम लोगों ने भी पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। चलो मैं लिख भी देता हूं यहां पर। तो बच्चों देखो, डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे? देखो मैं भी बताता हूं आपको। तो बच्चों देखो, अब एटम्स के अंदर डाल्टन्स ने बोला एटम डिवाइड नहीं हो सकता, जबकि जे थॉमसन ने क्या किया, एटम को डिवाइड कर दिया। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, जबकि गोल्डस्टीन ने क्या कर दी, वो प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी, ठीक है। तो एटम्स के अंदर ये समझ में आने लगा कि एटम्स के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। तो एटम का मास बच्चों बताओ क्या होगा? तो जो एटम का मास होगा वो इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं सबका मास ऐड कर दो, और जितने भी प्रोटॉन्स हैं सबका मास ऐड कर दो। तो इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स के मास के बराबर एटम का मास होगा। यही होगा कि नहीं होगा? तो देखा गया कि जो एटम का मास है, देखो यहां पर मास ऑफ एटम पहले निकाला गया, कैसे? थ्योरेटिकल निकाला गया। और थ्योरेटिकल कैसे निकाला गया कि बस प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी थे सबको ऐड कर दो। मान लो जैसे कि मुझे मान लो कि हीलियम का मास निकालना है, तो मुझे पता था कि हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो पहले एटम का मास निकाला गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड करके। तो देखा उस मास को बोलते हैं थ्योरेटिकल मास, क्योंकि थ्योरेटिकल हम लोग ने निकाला हुआ है। और फिर हम लोगों ने क्या किया, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, मास को फिर हम लोग ने एक्सपेरिमेंट से निकाला। तो जब एक्सपेरिमेंट से मास निकाला, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक, कैसे निकालते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से जब मास निकाला, तो यहां मैं लिख देता हूं मास ऑफ एटम हो गया। जब हम लोग ने एक्सपेरिमेंट से निकाला, तो देखा क्या, जो एक्सपेरिमेंट से हम लोग ने मास निकाला है वो मास की वैल्यू थ्योरेटिकल मास से ज्यादा आ रही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब ये वैल्यू ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक निगेटिव होता है और एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन अब यहां से आइडिया लेगा, नहीं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के अलावा भी कुछ होता है, तभी एटम का मास जो है वो थ्योरेटिकल मास से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों को नहीं पता कुछ और होता है। तो यहां से आइडिया लगा कि कुछ निगेटिव पार्ट की पार्टिकल की डिस्कवरी सब हो गई, पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई। तो उसमें से ये गेस किया गया कि इसके अंदर कुछ और पार्टिकल्स हैं जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, जो क्या है, न्यूट्रल है। तभी एटम का जो मास है, एक्सपेरिमेंट का मास, इससे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है ना। यानी कुछ थर्ड पर्सन और है, तभी तो वैल्यू ज्यादा आ रही है। उस थर्ड पर्सन की डिस्कवरी होनी भी बाकी थी। तो उस थर्ड पर्सन का नाम क्या था? जो भी पार्टिकल था उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। इनकी डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। चलो फिर ठीक है। अब इन्होंने देखो डिस्कवरी कैसे की थी। इन्होंने जो क्या किया था, ये एक बेरिलियम का मेटल है, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट करा दी। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, याद करो, आपको बताया था मैंने, 2He4 बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा यहां से, जैसे उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराई, उन्होंने देखा यहां से एक पार्टिकल ऐसा मिल रहा है जो कि न्यूट्रल था, ठीक है। यहां से जो पार्टिकल मिला वो क्या था, वो न्यूट्रल था। तो उस पार्टिकल का नाम क्या रखा उन्होंने, कि वो पार्टिकल होगा न्यूट्रॉन। देखो मैं रिएक्शन भी बता देता हूं। तो देखो बेरिलियम था, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, एटॉमिक मास होता है 9। अब बेरिलियम का यहाँ पे मेटल, यहाँ पर क्या है, मेटल है, तो एक एटम तो होगा नहीं, है ना, सॉरी, हाँ, बेरिलियम का जो मेटल है यहाँ पर एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल जिस एटम में पड़ेगा, अब वो एटम चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे एटम्स तो बहुत सारे हैं, जिस भी एटम पर अल्फा पार्टिकल पड़ा, यानी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4। तो वैसे वो वाला एटम क्या हो गया, यानी बेरिलियम एटम क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन में कन्वर्ट हो गया। और प्लस क्या हो गया, 0N1, एक पार्टिकल निकला। ये पार्टिकल क्या था, न्यूट्रल था। इस पार्टिकल को बोलते हैं न्यूट्रल था।
यानी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। और इस पार्टिकल का नाम क्या रखा गया? ये पार्टिकल न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 and 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर देखो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है, तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है आपको याद रखना है, कितना होता है? 1.674 इंटू 10⁻27 kg। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो न्यूट्रॉन का मास एक्चुअल में प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, या फिर आप बोल सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, जबकि देखोगे तो थोड़ा सा यही ज्यादा निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम लोगों ने पढ़ ली। तो पहले तो आप इस पार्ट को नोट करिए, ठीक है, जल्दी से, उसके बाद मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो समझो पहले कैसे कैसे हुआ सब प्रोसेस। पहले आइडिया लगा कि यहां पे एक पार्टिकल और होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल जो मास की वैल्यू है, एटम का जो भी एक्सपेरिमेंटल मास, वो ज्यादा आ रहा था एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल मास से। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। फिर हम लोग ने पढ़ लिया साथ में रदरफोर्ड मॉडल, मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो अब बच्चों कुछ कुछ मैं पॉइंट लिख रहा हूं जो कि आपको याद रखने हैं। तो अगर मैं बात करूं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, है ना, किसने की थी? जे थॉमसन जी ने किया था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की मैं बात करूं तो किसने किया था? किसने किया था? हाँ, गोल्डस्टीन जी ने किया था। अगर मैं बात करूं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं, किसने किया था? जेम्स चैडविक जी ने किया था। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं, किसने किया था? रदरफोर्ड जी ने किया था। क्लियर है? तो डिस्कवरी आपको समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, मैं अगर चार्ज की बात करूं, रदरफोर्ड जी को, न्यूक्लियस को चलो मैं हटा देता हूं। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब देखो बच्चों क्या क्या याद रखना है। अगर मैं बात करूं इसमें चार्ज कितने का होता है, तो इसमें क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। कितने यूनिट का? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूनिट का। ठीक है, इसमें कितने का होता है? इसमें होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। ये कूलम लिखा हुआ है। इसमें कितने का होता है? इसमें 0 का चार्ज होता है। अगर बच्चों में चार्ज तो आपका आ गया। अगर मैं बात करूं रिलेटिव चार्ज के बारे में बताओ, रिलेटिव चार्ज कितने का होता है? तो रिलेटिव मतलब क्या होगा? इसमें जो चार्ज होता है, इस वैल्यू को बोलते हैं 1 यूनिट का चार्ज है, तो उसको बोलते हैं, इसमें भी कितने का है? 1 यूनिट का चार्ज है, और इसमें भी कितना है? 1 यूनिट का चार्ज है। इसमें कितने का चार्ज है? इसमें 0 का चार्ज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 1 यूनिट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का चार्ज है। ठीक है ना? अब ये चार्ज होता क्या है? ये चार्ज होता है निगेटिव, तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जबकि ये भी 1 यूनिट है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट ये क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। तो आपको बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चार्ज समझ में आ गया और रिलेटिव चार्ज समझ में आ गया क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 यूनिट का होता है लेकिन वो निगेटिव होता है। प्रोटॉन पे चार्ज भी 1 यूनिट का होता है लेकिन वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो बस ये सिंपल चीजें थी। अब अगर मैं मास की बात चलो कर दूं, तो मास भी चलो लिख देता हूं मैं। मास की बात करते हैं, तो बताओ बच्चों इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है कितना होता है? तो याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है, या फिर चलो ग्राम में भी लिखोगे तो क्या होगा? -28 आ जाएगा। अब देखो इस पे जो मास होता है कितना होता है? वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg हो गया। न्यूट्रॉन पे मास सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पर 4 हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। क्लियर है? यानी अगर मैं पूछूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें सबसे ज्यादा मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, फिर प्रोटॉन का मास होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का मास होता है।
ठीक है। अब अगर मैंने बोल दिया कि चलो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा है, अब या फिर ये भी बोल सकते हो कि प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन का मास तो थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ 4 है, देखो यहाँ पर 2 है, लेकिन हम लोग ये ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या करेंगे, ऑलमोस्ट इक्वल मानेंगे हम लोग। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है ना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अगर मैं रिलेटिव मास की बात करूं, रिलेटिव मास, तो इन दोनों का मास क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। जबकि इसका मास देखो 10 की पावर -27 और 10 की पावर -31 में 10 की पावर -27 ज्यादा होता है। और कितने टाइम्स ज्यादा है, वो 10 की पावर 4 टाइम्स ज्यादा है। जैसे बच्चों देखो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पार्ट को रफ कर दूं। अगर मैं बच्चों बोलूं आपसे कि 10,000, यहां पे क्या लिखा 10,000 में अगर आप एक ऐड करोगे तो क्या मैं बच्चों देखो इस वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूं, इसको मैं 10,000 ऑलमोस्ट लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में इतना ज्यादा होता है, यानी ये वाली वैल्यू इतनी कम है कि इस वैल्यू को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। अब इसको नेग्लेक्ट करोगे तो मतलब क्या हो गया, इसका मास, रिलेटिव मास की बात करें तो इसका रिलेटिव मास कितना हो गया, 0। जबकि इसका क्या हो गया, 1 यूनिट। ठीक है, मेरी बात समझ में आप लोग 1 यूनिट बोल दो, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो 1 AMU, 1 AMU, या फिर बोल सकते हो 1 U बोल सकते हो। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है। तो इसका रिलेटिव मास 1 यूनिट का होता है, क्योंकि इन दोनों का ऑलमोस्ट बराबर है तो मैंने 1 लिख दिया। जबकि थोड़ा सा देखोगे तो यही ज्यादा होता है, पर हम लोग ऑलमोस्ट बराबर लेके चलते हैं। और इस पे मास इतना कम है इस दोनों के कंपेयर में कि इस वैल्यू को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो 31 है, -31, माइनस में पावर 10 की पावर निगेटिव बहुत कम होता है। जैसे 10 लिखा हुआ और 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मतलब 0.01 लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो 10 की पावर निगेटिव कम होता है, तो ये वाली वैल्यू इतनी कम है कि तुम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो बच्चों एटम्स के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो मैं इस पार्ट को रफ कर दूं। तो यहां से देखो बच्चों फाइनली क्या आया कि ये एटम हो गया। ठीक है। एटम्स के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इसके बाहर होता है। अब इलेक्ट्रॉन इसके बाहर कैसे होता है, वो किस प्रकार से घूमता है और वो रोटेट ही क्यों करता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर एटॉमिक मॉडल और क्वांटम नंबर से पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट बचा है बोर मॉडल, उसके बाद क्वांटम यानी वेव मैकेनिकल मॉडल, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो। ठीक है। तो मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर होता है। अब किस टाइप से होता है कि एक्चुअल में एग्जैक्ट कहां होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है। क्लियर है। तो आप जल्दी से इस पार्ट को नोट कर लीजिए। यानी मैं पूछूं किसी भी एटम का मास क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन का मास तो इतना कम है कि इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। यानी अगर मैं बोल सकता हूं देखो मास ऑफ एटम क्या होता है, इक्वल टू क्या होगा, प्रोटॉन्स प्लस टोटल प्रोटॉन्स हो गए। मास ऑफ एटम इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यह सम होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सम के बराबर होता है एटम का मास। ठीक है ना। तो एटम का मास इलेक्ट्रॉन के मास ऐड नहीं होता एटम के मास में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपेयर में कि उस वैल्यू को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो एटम का मास होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर लो, एटम का मास आ जाएगा। चलो फिर ठीक है, इस वाले पार्ट को भी रफ करूं मैं। ठीक है।
अगर बच्चों अगर मैं बात करूं मास ऑफ, या फिर देखो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जेड एक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स मीन्स क्या होगा, एक्स मीन्स एलिमेंट होता है, ठीक है। ए मीन्स क्या होता है, ये मीन्स होता है एटॉमिक मास हो गया, और जेड मीन्स क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 19 पोटेशियम 39, इसका मतलब ये एलिमेंट कौन सा है, ये पोटेशियम है। इसका मैंने पूछा एटॉमिक नंबर कितना होगा, 19 होगा, और एटॉमिक मास कितना होगा, 39 होगा। अगर मैंने पूछा बता बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो जेड की वैल्यू है, प्रोटॉन्स कितने हैं, जो जेड की वैल्यू है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, जो ए माइनस जेड की वैल्यू है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो यहाँ पोटेशियम को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये प्रोटॉन होता है और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। यानी से प्रोटॉन कितने हैं, 19 है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 39 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 39 माइनस 19 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 19 है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, देखो निकालो, तो यहाँ पे आएगा कि प्रोटॉन 19 है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, ये 39 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 39 माइनस प्रोटॉन, यानी वैल्यू कितनी आएगी, न्यूट्रॉन इक्वल टू 39 माइनस 19। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, इससे ये वैल्यू को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि उस वैल्यू को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए जो एटम का मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास होता है, और एटम का मास पूरा का पूरा एटम के सेंटर में होता है, ठीक है ना। जो रदरफोर्ड ने सही बताया था, जबकि उन्होंने जे थॉमसन ने गलत बताया था। जे थॉमसन ने क्या बोला था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रोटॉन्स। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो क्या होगा, एटम का मास हर जगह बराबर होगा, जबकि वो गलत बात थी। रदरफोर्ड ने क्या बोला, नहीं सेंटर में होते हैं, तो एटम का मास पूरा पूरा कहाँ होता है, एटम के सेंटर में होता है, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस भी लिखा था हम लोगों ने, रेडियस ऑफ एटम भी लिखा था, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी, वैल्यू आपको याद होगी, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, तो मैं रफ कर दूं। अब देखो मैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको बताता हूं। अब बच्चों अगर मैं यहां पर आपसे पूछ लूं, जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम पूछ लूं, तो बताओ बच्चों सोडियम का जो एटॉमिक मास है कितना होता है। हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एटम का मास निकालना मैंने सीखा हुआ है, ठीक है ना। तो चाहो अगर आप तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, आपको याद आ जाएगा सब कुछ। तो बच्चों देखो एटम का मास अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे कितना होगा, ये 23 AMU होगा। अब ये कैसे आया, कब 23 AMU लिखते हैं, कब 23 ग्राम लिखते हैं, इसके लिए आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक।